वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस यानी पीएचपी का तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए तकरीबन 51 क्वेश्चन डिस्कस किए गए, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर पास पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शी लिव्ड हियर डैश 10 ईयर। तो इसमें क्या आएगा? टेल, सिंस, फॉर या फ्राम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है। इसमें फॉर का यूज़ किया गया है। शी लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। तो आप लोगों को सिंस फॉर की मुकम्मल 100% जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके टेस्ट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कंफ्यूज होने के बगैर उसे हल कर सको। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिंस फॉर किस टेंस में सबसे मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस फॉर का मोस्टली यूज़ होता है। तो देखें, इसमें जो सेंस की अगर बात करें तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट यानी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। जैसा कि सुबह से मैंने खाना खाया, सुबह से बारिश हो रही है, दोपहर को लंच किया और शाम को डिनर किया। इसमें एग्जैक्ट मतलब बताया जाता है। इसमें पॉइंट मतलब कि एग्जैक्ट बताया जाता है। पॉइंट इसमें मतलब कि डायरेक्टली होता है, जैसे कि 1990 सिंस नो यानी 1990 से अभी तक, यानी एग्जैक्ट आपको टाइम इसमें चाहे वो महीने का हो, चाहे वो दिनों का हो, चाहे वो साल का हो, एग्जैक्ट मतलब आपको बताया जाएगा। लेकिन जो अगर फॉर की बात करें तो इसमें पीरियड या ड्यूरेशन बताया जाता है। यानी इसकी मतलब इसकी एग्जांपल ये है कि 2015 फॉर 2017 यानी 2015 से 2017 का मतलब उन्होंने पीरियड, इसके दरमियान जो भी काम हुआ है। जैसा कि 10 मिनट से 20 मिनट में कोई काम हुआ है तो इसमें मतलब है कि अगर कोई महीना हो, इसमें कोई साल हो, इसमें मतलब कि वो आपको ड्यूरेशन में बात होगी। तो इसमें एक और भी ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि अगर सेंस में 5 लेटर यूज़ हुए हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर यूज़ हुए वो सेंस में, तो इसकी पहचान यह है कि इसमें मतलब है कि एग्जैक्ट आपको मतलब है कि एक वर्ड्स में मुकम्मल मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ बताई जा रही कन्फर्म आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर फॉर की बात करें तो इसमें मतलब है कि दो मतलब है कि वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे। इसकी एग्जाम्पल ये है कि देखें, सेंस में अगर बात करें तो इसमें 9 o'clock यानी 9 बजे तक जो भी मतलब है कि प्रोसीजर है, मंडे संडे ट्यूसडे वगैरह, इसमें मतलब एक ही वर्ड्स में फरवरी जनवरी मार्च अप्रैल 1990 यानी साल मतलब एक साल में मतलब एग्जैक्ट मतलब इस तरह का इसमें यूज़ होता है, मतलब एक ही वर्ड्स में। लेकिन अगर फॉर की बात करें इसमें 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि 10 मिनट्स। तो 10 और मिनट्स ये दोनों अलग अलग यानी 2 वर्ड्स हैं, यानी कि 9 आवर इसमें 2 वर्ड्स हैं, 8 डेज इसमें 2 वर्ड्स हैं। इसमें आप लोगों को ये भी 2 वर्ड्स में बात एक तो होगी, दूसरे नंबर पे इसमें पीरियड या ड्यूरेशन में मतलब है कि काम बताया जाएगा। लेकिन जो सेंस है इसमें मतलब है कि आपको पॉइंट मतलब बताया जाएगा कि 1990 से अभी तक या फरवरी जनवरी मंडे 9 o'clock तक, मतलब इसमें एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कन्फर्म 100% नहीं समझा सका क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है, काफ़ी क्वेश्चन आगे भी करने जाके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहर ज़ुल्मात किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है। बहर अकनास को बहर ज़ुल्मात कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में 5 बहर हैं। जो सबसे बड़ा है वो बहरुल काहिल सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है वो है बहरुल मंजमद शिमाली। तो इंग्लिश में बहरुल काहिल को पैसिफिक ओशन ये लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट यानी गहरा भी है, और जो बहरुल मंजमद शिमाली इसको आर्टिक ओशन कहते हैं, जो सबसे छोटा है। तो दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो बहर अकनास है ये दूसरे नंबर पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश ईटिंग अ मैंगो। तो इसमें क्या यूज़ होगा? इज़, आर, एम या वर। तो देखें इसमें ईटिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब आईएनजी का यूज़ किया गया। तो ये इसमें आईएनजी उस होता है यूज़ होता है जो कंटिन्यूस होता है। तो इसमें मतलब नीचे ऑप्शन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें इज़, एम, इज़, आर, एम या वर। इस वर में इसमें यूज़ नहीं हो सकता। तो जो आई के साथ आप लोगों को पहले भी पता होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, ही शेट के साथ इस का यूज़ करते हैं, और दे के साथ आर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालक का मुतज़ाद क्या है? कामल, माहिर, तख्लीक या मखलूक। जो देखें, जो खालक का मुतज़ाद है मखलूक, यानी खालक का मतलब ये अलग अल्लाह ताला, यानी मतलब है कि जो मतलब पैदा करता है कोई भी चीज़। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को, दुनिया को, मतलब एक इंसानों को, हर चीज़ को मतलब पैदा किया। तो सबसे मतलब है कि बड़ा अल्लाह ताला है। तो जो मतलब है कि इसका मुतज़ाद है मखलूक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के आइन में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी बताई गई? यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, 25 यानी 25 साल मतलब कम से कम उम्र होनी चाहिए पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट यानी सदर बनने के लिए जो कम से कम उम्र 45 साल होनी चाहिए, गवर्नर बनने के लिए 35 साल, और सेनेटर बनने के लिए 30 साल, और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल, और जो नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी 25 साल। तो आपने ये याद रखना, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की के मौजूदा सदर कौन है? द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर बनता है इसमें जो डी ऑप्शन राइट है, तैयब अर्दगान, यह तुर्की के मौजूदा सदर हैं। तो देखें, जो अगर तुर्की के मौजूदा सदर की बात करें
तो ये मतलब है कि जो री इलेक्ट हुए हैं, ये पहले भी मतलब एक तुर्की के सदर थे, री इलेक्ट हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को इसकी पूरी मुकम्मल डिटेल देने लगा हूँ कि ये मतलब है कि इसका जो थर्ड टर्म यानी 2 दफ़ा पहले मतलब है कि ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं तुर्की के। इनका जो तीसरा मतलब एक टर्म है, तीसरी बार ये तुर्की के प्रेसिडेंट बने हैं। तो कब बने हैं? मतलब कि 28 मई 2023 को तीसरी दफ़ा। और ये मतलब कि रहेंगे कब तक? मई 2028 तक। ये आपने याद रखना है कि 28 मई 2023 यानी 2023 में ये मतलब एक इलेक्ट हुए हैं तीसरी दफ़ा, और ये 2028 तक रहेंगे तैयब अर्दगान। तो ये तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये मतलब है कि ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ये मतलब है कि इंडायरेक्ट फिर इसको इंडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि इसकी मुकम्मल एक मैंने तकरीबन 30 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसमें मुकम्मल 100% इसका जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कंसेप्ट दिया। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है, टेंसेस वगैरह, तो उसकी वीडियो सारी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी, इसमें लॉजिक वगैरह की वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो पास्ट पेपर रिपीटेड जो क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, तो वो लाजमी विजिट कीजिएगा, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट हो तो आप इजीली ऑप्शन में से उसको टिक कर सकते, क्योंकि आपका जो पेपर होगा ज़्यादा उसमें MCQs टाइप ही आपका टेस्ट होना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है और गलत सही भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो MCQs टाइप ही होने हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें मतलब है कि जो इसमें प्लीज़ हेल्प यानी इसमें मदद मांगी गई है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल ये है कि गिव कमांड के लिए या एडवाइस के लिए या आस्क फॉर हेल्प के लिए जो मतलब एक सैड या सैड टू की जगह ये मतलब एक वर्ड्स यूज होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड या फॉरवर्ड। तो अगर आप लोगों को थोड़ा ही पता है कि हेल्प में मतलब है कि अगर इसमें हेल्प यूज़ की गई, क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत पहले आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पहला पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगले हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखें इसमें मतलब क्या मांगा, इसमें हेल्प मांगी गई है, आस्क फॉर हेल्प। तो हेल्प में मतलब है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हेल्प में रिक्वेस्टेड ही यूज़ होगा, आर्डर तो इसमें यूज़ हो नहीं सकता, आर्डर हम हेल्प में हम आर्डर नहीं कर सकते, एडवाइस भी हम नहीं कर सकते, सजेस्टेड भी हम नहीं, फॉरवर्ड भी हम नहीं कर सकते, लिहाजा इसमें रिक्वेस्टेड यूज़ होगा। तो हमें मतलब है कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन में ही रिक्वेस्टेड है, बाकियों में रिक्वेस्ट है नहीं, लिहाजा हमें ये थोड़ा सा अगर आपका हमारे पास कंसेप्ट हो तो हम इजीली मिनटों में उसका जवाब दे पाते हैं। तो इसमें हेल्प मांगी गई तो इसमें रिक्वेस्टेड यूज़ होगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वैसे तो आप लोगों को पूरा बता देता हूँ, ही सैड, ही की जगह तो ही आ जाएगा, सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें मी का मी आ जाएगा, आगे मतलब एक इसमें टू हेल्प हिम, टू हेल्प मतलब एक हिम। सबसे एंड पर जो हिम यूज़ है वो किस तरह यूज़ है? वो इस तरह कि जब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और जो थर्ड पर्सन ही शीट वो चेंज नहीं होता। तो इसमें जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करें ही में, तो ही का हम ही यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ही की पहले ही इसमें यूज़ हो चुका है, लिहाजा ही की दूसरी फॉर्म हिम यूज़ होगा। तो लिहाजा आपको इसमें मोटा मोटा आपको मैंने बताया, लेकिन जो डिटेल्स अगर आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक्टिव में पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस सीखना चाहते हैं तो पहले मुकम्मल वीडियोस मुकम्मल कंसेप्ट के साथ अपलोडेड हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोस का लिंक मौजूद है, लाजमी विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहराम कहाँ बांधा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, मिकात। वेयर एहराम, तो एहराम का मिकात में एहराम बांधा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द कलमा रद्द कुफर अमंग द 6 कलमा, यानी मतलब है कि कलमों में रद्द कुफर का सीरियल नंबर क्या है? तो इसका जो सीरियल नंबर है वो मतलब है कि 6 नंबर है, रद्द कुफर का सीरियल नंबर 6 है। तो आप लोगों को बाकी कलमों के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसा कि पहला तो है मतलब है कि पहला तो आप लोगों को पता होगा कि पहले कलमे का नाम क्या है, आप कमेंट में लाजिम बताइएगा। काफ़ी मतलब है कि आपको लाजमी पता होना चाहिए मुसलमान होने के नाते, तो लाजिम बताइएगा। नंबर सेकंड पे जो कलमा है कलमा शहादत, नंबर थर्ड पे कलमा तुमजीद, और कलमा नंबर फोर्थ पे है कलमा तौहीद, और नंबर फिफ्थ पे है कलमा इस्तगफार, और सिक्स्थ पे है रद्द कुफर। तो जो पहले कलमे का नाम आप लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारो एंड हिज ट्रॉप्स वर ड्राउंड इन, यानी फ़िरौन और उसकी फ़ौजें गरक हुई थी, किस जगह पे गरक हुई थी? डेड सी में, ब्लैक सी में, रेड सी में? तो आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है, रेड सी में फ़िरौन और उसकी फ़ौजें गरक हुई थी, रेड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कॉल्ड द कॉन्कर ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र का फातिहा किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, आमर इब्न अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को मिस्र का फातिहा कहा जाता है, आमर बिन अल आस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थर्ड सूरह ऑफ द होली कुरान, यानी कुरान पाक की तीसरी सूरत है, तो कुरान पाक की जो तीसरी सूरत है वो है, ए ऑप्शन इसका राइट है, आल इमरान। आल इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरत, पहली सूरत फातिहा, दूसरी सूरत बकरा, और तीसरी आल इमरान। तो सबसे बड़ी सूरत आप लोगों को पता होगा सूरत बकरा, जिसकी तकरीबन 286 आयात हैं, और ये तीसरे पारे में जाकर ख़त्म होती है, और आयतुल कुर्सी जो है वो भी तीसरे पारे में सूरत बकरा में ही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सूरा ऑफ द कुरान आर द डिटेल्स ऑफ हेरिटेज, यानी कुरान मजीद की किस सूरत में मिरास की तफसील बताई गई है। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, सूरत निसा। सूरत निसा में मिरास की मुकम्मल तफसील बताई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 वेस्ट द पावर टू मेक रूल्स, यानी ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस 1980 में कानून बनने का इख्तियार किसके पास है। यानी पाकिस्तान, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है पाकिस्तान में जो ज़कात एंड उशर का जो ऑर्डिनेंस है वो 1980 में पास हुई, आपने याद रखना है। तो ये इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसकी ये इख्तियार किसके पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होता है, यानी पीएम यानी वज़ीर आज़म के कंट्रोल में होता है, सूबाई में नहीं होता। ये आपने याद रखना है, फेडरल गवर्नमेंट वफाकी मतलब है कि गवर्नमेंट में के अंडर होता है। तो जो अगर ज़कात की बात करें, ज़कात का जिक्र है तो ज़कात में जो 32 मरतबा ज़कात का जिक्र है, ये आपने याद रखना है। तो ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, ये आपने याद रखना है। और अगर उशर की बात करें तो पहली दफ़ा मतलब एक उशर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लगाया था। उशर की बात करें, उशर का जो ज़कात जो होती है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहली दफ़ा लगाई गई थी, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमद अर्ज आर एस एट 25,697 इन ईयर, व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल यही कह रहे हैं कि आमद जो अर्न करता है, जो कमाता है, कीमत 45,696 एक साल में। यानी आमद मतलब कमाता है कितना, 45,696 एक साल में। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम, तो हमें आमद की जो एवरेज मंथली जो इनकम है वो बतानी है। तो बहुत ईजी है कि मतलब एक वो एक साल में दिन कहते हैं 12, वो 12 महीनों में 45,696 कमाता है। तो हम मंथली यानी एक महीने की हमें बतानी है। तो सिंपल क्या होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि 45,696 को 12 के साथ तकसीम कर देंगे तो उसका जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स इज, यानी जो आपके लॉजिक का जो पोर्शन होता है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें तकरीबन 4 से 5 तो क्वेश्चन, 5-6 तो क्वेश्चन सिर्फ मैथ के पूछे जाते हैं। बाकी मतलब इसमें और मतलब एक क्वेश्चन जो लॉजिक के होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो 6 मतलब है कि जो 6 स्मॉलेस्ट मतलब डिजिट है तो उनका दो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से मतलब कि आपस में कितना इनका डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, यानी जो स्मॉलेस्ट 6 मतलब है कि दर्जा नंबर और जो ग्रेटेस्ट यानी बड़े से बड़े 5, इनका आपस में फ़र्क कितना है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे, 0 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। यानी ये स्मॉलेस्ट मतलब है कितने 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख। तो आगे हमें 5 जो डिजिट है ये मतलब ग्रेटेस्ट लिखने हैं। तो ग्रेटेस्ट जो 5 हो तो 9 होते हैं, मतलब कि 5 दफ़ा 9 लिख देंगे, 9 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा। तो मतलब 1 लाख से 99 मतलब 99,999 को तफरीक करेंगे तो इसमें फ़र्क कितना आएगा, सिर्फ 1 का फ़र्क रह जाएगा। यानी 10 में से 9 निकला 10 में से 9 निकला 1, 10 में से 9 निकला 1, मतलब 0, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसको मतलब 1 लाख में से 99,999 को हम तफरीक करेंगे, जवाब 1 रह जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है बी ऑप्शन राइट है। इसके मतलब आप खुद भी इसको चेक कर लीजिएगा, इसका एक ही जवाब आता है। तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को बढ़ाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा ईजी समझा दिया करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इज कॉल्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये करें, अगर मुसलस के 2 तरफ बराबर लंबाई में हो तो उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है कि आइसोलेटेड ट्रायंगल। तो ये मेरे ज़बान में थोड़ा सा लफ्ज़ नहीं सही तरह आता, तो आइसोलेटेड ट्रायंगल कहते हैं अगर मुसलस के 2 अतराफ बराबर हो लंबाई में। तो इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी किसी तरह भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर मतलब एक मुसलस के अगर 4 साइड मतलब इक्वल हों लेंथ में तो उसे हम इक्वलेटरल कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है, ट्रायंगल हैज़ नो इक्वल साइड, यानी जिसकी कोई इक्वल साइड मतलब नो इक्वल साइड, यानी कोई भी साइड इक्वल ना हो, नो इक्वल एंगल, और कोई मतलब उसका एंगल इक्वल ना हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। तो नेक्स्ट अगर बात करें, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्वल साइड, तो आप इक्वल लेंथ जो आपको पहले करवा चुका हूँ, जिसकी 2 साइडें मतलब है कि इक्वल हो लंबाई में, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड ट्रायंगल कहते हैं। तो उम्मीद है कि इसको समझाई होगी। जिसकी 4 साइड के अंदर इक्वल हो, इक्वल लेटरल ट्रायंगल, जिसकी मतलब है कि कोई भी साइड या कोई भी एंगल इक्वल ना हो तो उसको स्केलन ट्रायंगल, और जिसकी 2 साइड हो उसको आइसोलेटेड ट्रायंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को इज टू एज वाला भी कह सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम
एनालॉजी भी कह सकते हैं, और इसमें जो जो लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यानी ये मतलब एक इंटेलिजेंस यानी लॉजिक का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि 101 से तो 10 201 बना है, तो 107 से क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे पहले 3-4 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं जिसमें पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन तकरीबन ज़्यादा डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियोज़ लाजमी देखिएगा। लॉजिक वाले उसके जो थंबनेल पर लॉजिक का लिखा होगा। तो देखें 101 से तो ये बना है, तो सिंपल इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये कि इसमें उन्होंने ट्रिक ये यूज़ किया कि 101 को 101 से ही ज़रब किया, तो ये 201 बन गया। इसी तरह हम मतलब है कि इसके तरीके से ही हमें आगे जवाब बताना होता है, ये आपने याद रखना है। तो 101 को 101 से ज़रब किया तो 201 बन गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 107 को 107 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा कमेंट में लाजमी लिखिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको कमेंट में इसलिए कहता हूँ कि आपको सिर्फ कंसेप्ट का पता लग जाए, तो बाकी मैं बताता जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, टाइम ज़ाया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम क्या था। तो इथोपिया का जो पुराना नाम था, ये ऑप्शन राइट है, अबासीनिया। जो अबासीनिया था ये इथोपिया का पुराना नाम था, ये आपने याद रखना है। तो इथोपिया की अगर बात हुई तो इथोपिया के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी होगी। इथोपिया का जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा। इथोपिया की जो कैपिटल जो दारुल हुकूमत है वो है एडिस अबाबा, और इथोपिया की जो करेंसी है वो है बिर। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। और तीसरा आपने ये भी याद रखना है कि ये मतलब कि अफ्रीका में ये कंट्री वाक़ है इथोपिया की। तो इथोपिया का कैपिटल क्या है, दारुल हुकूमत है एडिस अबाबा, बिर इसकी करेंसी है, और ये अफ्रीका ब्राज़ील अफ्रीका में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरून कोट वाज द ओल्ड नेम ऑफ, यानी नैरून कोट डैश का यानी पाकिस्तान का एक शहर है नैरून कोट, ये मतलब किसका ओल्ड नाम था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, हैदराबाद। जो नैरून कोट है ये हैदराबाद का पुराना नाम था। हैदराबाद मेरे ख्याल में सिंध की सिटी है, तो इसका पुराना नाम था नैरून कोट। तो ये काफ़ी पास पेपर काफ़ी मतलब कि तकरीबन ज़्यादा टेस्टों में ये क्वेश्चन मतलब इस तरह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तकरीबन 10-12 जो सिटीज़ हैं उनके क्वेश्चन बार बार उनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है, तो इसलिए साथ में मैंने तकरीबन 10-12 और भी सिटीज़ ऐड की हैं। तो ये आपने लाजमी मतलब आपको अभी मतलब बता देता हूँ, अभी आपको याद हो जाएंगी। पहले भी आपको हो सकता है कुछ सिटीज़ के बारे में पता हो। यानी लैलपुर वाज द ओल्ड नेम ऑफ फैसला, यानी फैसलाबाद का पुराना नाम था लैलपुर। ये आपने साथ साथ याद करते जाना है कि लैलपुर मतलब कि ओल्ड नेम था, फैसलाबाद का पुराना नाम था लैलपुर। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी टेस्टों में आ चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें महमूदपुर, तो महमूदपुर लाहौर का पुराना नाम था महमूदपुर। लाहौर का पुराना नाम था महमूदपुर। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे, जो कलांची वाज ओल्ड नेम ऑफ कराची। कराची का ओल्ड नाम था, पुराना नाम था कलांची। कराची का पुराना नाम था। नेक्स्ट अगर बात करें राजशाही वाज द ओल्ड नेम ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का मतलब एक ओल्ड नेम था राजशाही, तो आपने ये याद रखना है। तो इस्लामाबाद मतलब कि अगर बात करें तो ये किसी भी सूबे में नहीं आता। इसका जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 906 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, तो इसका एक ही डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद का जो मतलब कि ओल्ड नेम था राजशाही। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो परशापुर वाज ओल्ड नेम ऑफ पिशावर, यानी पिशावर का जो पुराना था परशा। तो पिशावर को फूलों का शहर भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता है, ये KPK का दारुल हुकूमत है। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 6 पे, खानपुर वाज ओल्ड नेम ऑफ गुजरावाला। तो यानी गुजरावाला का ओल्ड नेम था खानपुर। गुजरावाला का ओल्ड नेम था खानपुर। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहे हैं, वो आप लोगों को बता दूँ ताकि वो मुझे भूल ना जाए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को FIR, क्योंकि आपका पुलिस का टेस्ट है तो ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FIR की फुल फॉर्म, तो FIR की ये पास्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आपने याद रखना है। दूसरे में आप लोगों को पता नहीं चाहिए कि SHO की फुल फॉर्म, तो SHO की फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO की फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैमलपुर वाज ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का ओल्ड नेम है कैमल। तो अटक पंजाब में मतलब है कि पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। तो कैमलपुर अटक का पुराना नाम था। नेक्स्ट अगर बात करें शालवान कोट, तो सलवान कोट या शलवान कोट ये ओल्ड नेम था सियालकोट का। तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट नंबर 9 पे बात करें तो शालकोट वाज ओल्ड नेम ऑफ कोयटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शालकोट ओल्ड नेम था कोयटा का, तो कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैरून कोट वाज ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। नंबर 11 पे क्वेश्चन है, खानगढ़ वाज ओल्ड नेम ऑफ जैकोबाद। जैकोबाद का पुराना नाम था खानगढ़। तो जैकोबाद की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका है। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 12 पे, मॉन्टेमेरी वाज ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल का जो पुराना था मॉन्ट, ये अंग्रेज़ के नाम से था साहिवाल का पुराना नाम, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करें तो पिपरी वाज ओल्ड नेम ऑफ कासम बिन कासम का पुराना नाम था पिपरी। तो नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 14 पे, हिंदू बाग वाज द ओल्ड नेम ऑफ मुस्लिम बाग, यानी हिंदू बाग का पुराना नाम था मुस्लिम बाग। हिंदू बाग वाज द ओल्ड नेम ऑफ मुस्लिम बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजुदनपुर वाज द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन। ये पंजाब का शहर है पाकपतन, इसका अजुदनपुर इसका ओल्ड नेम था। तो भावलनगर का राजनपुर मेरे ख्याल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट होम कायद आज़म हैड स्टेटेड ही हैज़
वाज हिज राइट हैंड, यानी मतलब कि जिनके बारे में क़यादत ने फरमाया था कि वो इनका दायां था, राइट हैंड है। उसका जो राइट आंसर है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। इन्होंने 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे वज़ीर थे मोहम्मद अली बोगरा, चौथे वज़ीर-ए-आज़म थे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सक्सीडेड ज़िया हक़ एज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ज़िया हक़ के बाद कौन सदर बने पाकिस्तान के, यानी ज़िया हक़ के बाद कौन बने पाकिस्तान के सदर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, ग़ुलाम इसहाक़ खान। ग़ुलाम इसहाक़ खान ज़िया हक़ के बाद पाकिस्तान के सदर बने। तो आपने याद रखना है कि ग़ुलाम इसहाक़ खान ने 2 दफ़ा 58 2B को इस्तेमाल करके मतलब है कि 2 वज़ीर-ए-आज़म को मतलब घर भेजा, यानी उनका जो मतलब है कि ओहदा वो ख़त्म किया, जैसे कि नवाज शरीफ का भी और बेनज़ीर भुट्टो का भी, आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी ऑफिसर वन इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड एंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में किस पाकिस्तानी अफसर ने इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर बनता है फीमेल है सोनिया शामरोज़। जो सोनिया शामरोज़ है, इन्होंने न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी अफसर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची टू इस्लामाबाद डायरेक्शन। तो कराची से इस्लामाबाद की सिमत बतानी है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है साउथ टू नॉर्थ। कराची से इस्लामाबाद की जो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि इस्लामाबाद टू कराची डायरेक्शन, तो आपका जवाब होगा ईस्ट टू नॉर्थ, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज लोकेटेड, यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस शहर में वाक़ है। तो उसका जो राइट वाह, इस तरह लिखा जाता है वाह, मतलब कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस शहर में वाक़ है, वाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग कंपनी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग कंपनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है गदानी, ये आपने याद रखें। गदानी मतलब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिप कंपनी है, शिप ब्रेकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वर द पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात कब मुतरफ करवाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है 2002, यानी 2002 में मतलब है कि पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात मुतरफ करवाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।